भोपाल की सर्दियां हमेशा से कुछ अलग रही हैं। कोहरा सड़कों पर इस तरह छा जाता है जैसे कोई रहस्य अपने पंख फैलाए बैठा हो। 15 नवंबर 2025 की रात भी ऐसी ही थी। बीएचईएल कॉलोनी के क्वार्टर नंबर 17 बी में सन्नाटा था, सिवाय उस हल्की सी खटपट के जो किसी को सुनाई नहीं दी। सुबह जब दूध वाला आया तो उसने दरवाजा खुला पाया। अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। रामेश्वर प्रसाद शर्मा 65 साल के रिटायर्ड बीएचईएल सीनियर ऑफिसर अपने ड्राइंग रूम में मृत पड़े थे। उनका गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था और खून फर्श पर जमकर काला पड़ चुका था। मेज पर एक पुरानी चमड़े की डायरी पड़ी थी जिसके पन्ने हवा में हल्के हिल रहे थे। पास ही एक चाय की प्याली टूटी पड़ी थी, जैसे आखिरी सांसों में कुछ कहने की कोशिश की गई हो। खबर फैलते ही कॉलोनी में हड़कंप मच गया। रामेश्वर जैसे सज्जन व्यक्ति की हत्या, यह बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। पड़ोस की शांति भाभी ने पुलिस को बताया। शर्मा जी तो सबके अपने थे, हर सुबह मंदिर जाते, बच्चों को टॉफी बांटते, ऐसा कौन दुश्मन होगा उनका। इंस्पेक्टर अनन्या तिवारी को सुबह 7 बजे फोन आया। क्राइम ब्रांच में उनकी पहचान थी, तेज, बुद्धिमान और जिद्दी। अनन्या ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट लिया और बाइक स्टार्ट की। एमपी नगर से बीएचईएल कॉलोनी तक का रास्ता कोहरे में डूबा था। जब वह क्वार्टर में पहुंची तो फोरेंसिक टीम पहले से काम पर थी। क्या मिला? अनन्या ने अपनी जूनियर ऑफिसर शालिनी से पूछा। साफ कत्ल है मैम, शालिनी ने कहा। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। दरवाजा अंदर से खुला था। लगता है शर्मा जी हत्यारे को जानते थे। अन्या ने कमरे का जायजा लिया। दीवार पर रामेश्वर की पुरानी तस्वीर टंगी थी। बीएचईएल के एक समारोह में उन्हें अवार्ड मिल रहा था। मेज पर पड़ी डायरी ने उनका ध्यान खींचा। उसमें कुछ कोडेड संदेश लिखे थे, अक्षरों और नंबरों का मिश्रण। ये क्या है? अनन्या ने जांच शुरू की। सबसे पहले वह रामेश्वर के पुराने दोस्त डॉक अखिलेश गुप्ता से मिली। अखिलेश गोविंदपुरा में एक छोटा सा क्लिनिक चलाते थे। वह 67 साल के थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रामेश्वर मेरे भाई जैसे थे, अखिलेश ने कहा। वो किसी से दुश्मनी नहीं रखते थे, लेकिन कोई तो वजह होगी। डॉक्टर साहब, अनन्या ने कहा, क्या शर्मा जी ने हाल में कुछ अजीब बात की थी? कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई दस्तावेज? अखिलेश ने एक पल को नजरें चुराई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो रिटायरमेंट के बाद शांत जीवन जी रहे थे। अनन्या को अखिलेश की बातों में कुछ गड़बड़ लगी। उसने नोट किया कि अखिलेश का हाथ हल्का कांप रहा था। अगले दिन रामेश्वर का बेटा रवि अमेरिका से भोपाल पहुंचा। हवाई अड्डे पर अनन्या ने उससे मुलाकात की। रवि 35 साल का था, लेकिन चेहरे पर उदासी और अपराधबोध साफ दिख रहा था। मैंने पापा को अकेले छोड़ दिया था, उसने कहा। वो पिछले कुछ महीनों से किसी पुराने प्रोजेक्ट की बात करते थे। कहते थे कुछ गलत हुआ था जिसे ठीक करना है। कैसा प्रोजेक्ट? अनन्या ने पूछा। पता नहीं मैम, पापा ज्यादा बताते नहीं थे, लेकिन वो एक डायरी में कुछ लिखा करते थे। अनन्या का दिमाग डायरी की ओर गया। उसने फोरेंसिक टीम को डायरी के पन्नों की गहराई से जांच करने को कहा। इस बीच उसे रामेश्वर के घर से एक पुराना लेटर मिला। लेटर 20 साल पुराना था और उसमें लिखा था, माया, सच को दबाना मुश्किल है, मैं इसे दुनिया के सामने लाऊंगा। अनन्या ने माया को ट्रैक किया। माया राठौर अब भोपाल में एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी की मालकिन थी। उसका ऑफिस एमपी नगर में एक चमचमाती बिल्डिंग में था। माया 60 की थी, लेकिन उसकी शख्सियत में एक अजीब सा आकर्षण था। लंबी साड़ी में लिपटी और आंखों में एक ठंडी चमक। रामेश्वर की हत्या के बारे में क्या जानती हैं आप? अनन्या ने सीधे सवाल किया। माया ने हल्के से मुस्कुराया। रामेश्वर मेरे पुराने दोस्त थे इंस्पेक्टर। हमारा रिश्ता सालों पहले खत्म हो गया था। मुझे दुख है उनकी मौत का, लेकिन मैं इसमें कैसे मदद कर सकती हूँ? ये लेटर। अनन्या ने लेटर मेज पर रखा। आपके नाम है, इसमें सच की बात है? क्या सच? माया की मुस्कान फीकी पड़ी। वो पुरानी बातें हैं। इंस्पेक्टर रामेश्वर को लगता था कि बीएचईएल ने कुछ गलत हुआ था, लेकिन वो सिर्फ उसका वहम था। अनन्या को माया की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने माया के बिजनेस की जांच शुरू की और पता चला कि उसकी कंपनी ने हाल ही में बीएचईएल के एक पुराने प्रोजेक्ट की जमीन खरीदी थी। क्या यह इत्तेफाक था? अनन्या तिवारी की मेज पर रामेश्वर की डायरी खुली पड़ी थी। भोपाल क्राइम ब्रांच का दफ्तर रात के 10 बजे भी गुलजार था। बाहर कोहरा गहरा रहा था और खिड़की से ठंडी हवा का झोंका कमरे में दाखिल हो रहा था। अनन्या ने अपनी कॉफी का मग उठाया और डायरी के एक पन्ने पर नजर टिकाई। अतीन 17 MKP 4 सत्यकांत नहीं, ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने अपनी जूनियर ऑफिसर शालिनी को बुलाया। शालिनी, इस डायरी को डिकोड करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है।
मैंने प्रोफेसर राघवेंद्र से बात की है, वो क्रिप्टोग्राफी के माहिर हैं। सुबह उनसे मिलने चलते हैं। शालिनी ने सहमति में सिर हिलाया। नयन, लेकिन मुझे लगता है कि माया राठौर कुछ छिपा रही है। उसकी कंपनी और BHEL की जमीन का सौदा, ये सब बहुत संदिग्ध है। बिल्कुल, अनन्या ने कहा। माया की कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स खंगालो और एक काम और करो, रामेश्वर के बेटे रवि की कॉल हिस्ट्री चेक करो। वो कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली सुबह अनन्या और शालिनी भोपाल यूनिवर्सिटी के पुराने कैंपस में प्रोफेसर राघवेंद्र से मिलने पहुंची। प्रोफेसर राघवेंद्र 70 साल के बुजुर्ग, अपनी मोटी चश्मे और बिखरे बालों के साथ किसी पुराने जासूस जैसे लगते थे। उन्होंने डायरी के पन्नों को ध्यान से देखा। ये साधारण कोड नहीं है, प्रोफेसर ने कहा। ये एक हाइब्रिड सिफर है, विजनेयर और नंबर बेस्ड कोड का मिश्रण। लेकिन कुछ पन्नों पर एक पैटर्न है। A317 और MKP4 शायद किसी प्रोजेक्ट या व्यक्ति के कोड नेम है। और ये सत्य का अंत नहीं, ये किसी संगठन का मोटो हो सकता है। संगठन? अनन्या की भौहें तन गई। कैसा संगठन? प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर, लेकिन 80 और 90 के दशक में BHEL से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स में गुप्त संगठन का जिक्र सुना था। लोग इसे साया कहते थे। कोई ठोस सबूत नहीं, बस अफवाहें। अनन्या का दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या रामेश्वर किसी गुप्त संगठन के राज उजागर करने की कोशिश कर रहे थे? और क्या उनकी हत्या उसी का नतीजा थी? उसी शाम अनन्या माया राठौर के आलीशान बंगले पर पहुंची। बंगला भोपाल के श्यामला हिल्स के सुनसान इलाके में था, जहां सर्दी की रातें और कोहरा किसी थ्रिलर फिल्म का सेट तैयार करते थे। बंगले के गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, लेकिन माया ने अनन्या को अंदर बुलाया। बंगले का ड्राइंग रूम किसी राजमहल से कम नहीं था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और मेज पर एक क्रिस्टल का झूमर। माया ने काली साड़ी पहनी थी और उसकी आंखों में वही ठंडी चमक थी। इंस्पेक्टर, आप रात को यहाँ? कोई नया सुराग? माया ने हल्के व्यंग्य के साथ पूछा। माया जी, मैं सीधे बात करती हूँ, अनन्या ने कहा। रामेश्वर की डायरी में आपका नाम है और आपकी कंपनी ने BHEL की एक पुरानी जमीन खरीदी है, जिसका जिक्र उस डायरी में है। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। माया ने एक लंबी सांस ली और खिड़की की ओर देखा। आपको लगता है मैंने रामेश्वर को मरवाया? इंस्पेक्टर, वो मेरा पहला प्यार था। अनन्या चौंकी। पहला प्यार? माया की आंखें अतीत में खो गईं। 1985 की बात है। मैं और रामेश्वर BHEL में जूनियर इंजीनियर थे। हमारा प्यार परवान चढ़ा, लेकिन रामेश्वर की शादी तय हो चुकी थी। मैंने खुद को उससे दूर कर लिया, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में रहा। तो आपने उस लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? अनन्या ने पूछा। उसमें सच की बात थी। माया ने कड़वाहट से मुस्कुराया। क्योंकि सच हमेशा खतरनाक होता है इंस्पेक्टर। रामेश्वर एक प्रोजेक्ट की बात करता था, प्रोजेक्ट सूर्या। उसने कहा था कि इसमें कुछ गलत हुआ था, लेकिन मैंने उसे चुप रहने को कहा। मैं नहीं चाहती थी कि वो खतरे में पड़े। प्रोजेक्ट सूर्या? अनन्या ने नोटबुक में लिखा। इसके बारे में और बताइए। मैंने जो बताया वही काफी है, माया ने कहा। अब अगर आपका काम हो गया हो तो मुझे कुछ जरूरी कोर्स करनी है। अनन्या को माया की बातों में आधा सच और आधा झूठ नजर आया। उसने बंगले से निकलते वक्त एक आखिरी नजर डाली। कोहरे में डूबा बंगला किसी रहस्य का गढ़ लग रहा था। अगले दिन अनन्या BHEL के मौजूदा ऑफिस पहुंची। वहां उसकी मुलाकात विकास सिंह से हुई, जो BHEL का सीनियर मैनेजर था। विकास 45 साल का था, चिकना चुपड़ा और बातों में माहिर। उसने अनन्या को अपने केबिन में बुलाया। शर्मा जी की हत्या ने हमें झकझोर दिया है, विकास ने कहा। वो हमारे लिए प्रेरणा थे। विकास जी, मुझे प्रोजेक्ट सूर्या के बारे में बताइए, अनन्या ने सीधे सवाल किया। विकास का चेहरा एक पल को सख्त हुआ, लेकिन उसने तुरंत संभाल लिया। प्रोजेक्ट सूर्या, वो तो 90 के दशक का एक पुराना प्रोजेक्ट था, सोलर एनर्जी से जुड़ा, लेकिन वो फेल हो गया। फेल कैसे? अनन्या ने दबाव बनाया। फंडिंग की कमी, टेक्निकल दिक्कतें, विकास ने कंधे उचकाए। ऐसा होता रहता है। अनन्या को विकास की बातें बनावटी लगी। उसने ऑफिस से निकलते वक्त शालिनी को फोन किया। शालिनी, प्रोजेक्ट सूर्या के पुराने रिकॉर्ड्स खोजो और विकास सिंह की बैकग्राउंड चेक करो। मुझे लगता है वो कुछ छिपा रहा है। शाम को अनन्या रवि से मिलने उसके होटल गई। रवि भोपाल के एक 5 स्टार होटल में ठहरा था। उसका चेहरा थकान और उदासी से भरा था। रवि, तुम्हारे पिताजी की डायरी में कुछ कोड्स हैं, अनन्या ने कहा। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो क्या हो सकते हैं? रवि ने सिर हिलाया। नहीं मैम, लेकिन पापा अक्सर कहते थे कि BHEL में कुछ लोग गलत थे। वो किसी साया की बात करते थे। साया? अनन्या का दिल धड़का। प्रोफेसर राघवेंद्र ने भी यही नाम लिया था। हाँ,
रवि ने कहा, पापा कहते थे कि साया एक गुप्त ग्रुप था जो बीएचईएल के प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करता था, लेकिन मुझे लगता था ये उनकी उम्र की बातें हैं। अनन्या को अब यकीन हो गया था कि रामेश्वर की हत्या का कनेक्शन प्रोजेक्ट सूर्या और इस तथाकथित साया से था। लेकिन सवाल ये था, हत्यारा कौन था? माया, विकास, अखिलेश या कोई और जो अभी तक पर्दे के पीछे था? अनन्या तिवारी पुराना भोपाल की तंग गलियों से गुजर रही थी। रात के 11 बज चुके थे और कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। ताजुल मस्जिद की मीनारें कोहरे में छिपी थीं, लेकिन उनकी भव्यता रात के सन्नाटे में भी महसूस हो रही थी। अनन्या एक पुराने दस्तावेज की तलाश में थी जो प्रोजेक्ट सूर्या से जुड़ा था। शालिनी ने बीएचईएल के पुराने रिकॉर्ड से एक फाइल का जिक्र किया था जो अब एक रिटायर्ड क्लर्क अब्दुल मियाँ के पास थी। अब्दुल मियाँ पुराना भोपाल में एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाते थे। दुकान एक पुरानी हवेली के तहखाने में थी। लकड़ी का दरवाज़ा खोलते ही कागज़ और स्याही की पुरानी खुशबू ने अनन्या का स्वागत किया। अब्दुल मियाँ 75 साल के बुजुर्ग एक मेज पर बैठे कुछ कागजात पढ़ रहे थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और गहरी आंखें किसी पुराने हकीम जैसी थीं। इंस्पेक्टर तिवारी? अब्दुल मियाँ ने धीमी आवाज़ में पूछा। जी वही, अनन्या ने कहा। आपके पास प्रोजेक्ट सूर्या की फाइल है? अब्दुल मियाँ ने गहरी नज़र डाली। फाइल तो है, लेकिन वो खतरनाक है। शर्मा जी ने मुझे ये फाइल दी थी ताकि कोई गलत हाथों में ना पड़े। अनन्या का दिल तेजी से धड़का। क्या है उस फाइल में? अब्दुल मियाँ ने एक पुराना लोहे का बक्सा खोला और उसमें से एक मोटी फाइल निकाली। फाइल के कवर पर लिखा था, प्रोजेक्ट सूर्या गोपनीय। इसमें प्रोजेक्ट सूर्या के फंड्स का हिसाब है। उन्होंने कहा 1992 में इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन आधे से ज्यादा गायब हो गए। शर्मा जी को शक था कि बीएचईएल के कुछ बड़े अफसर और एक निजी कंपनी इसमें शामिल थी। कौन सी कंपनी? अनन्या ने पूछा। राठौर इंडस्ट्रीज, अब्दुल मियाँ ने धीरे से कहा। माया राठौर की कंपनी? अनन्या को जैसे बिजली का झटका लगा। माया का नाम फिर से? क्या वो सिर्फ रामेश्वर की पुरानी प्रेमिका थी या कुछ और? रामेश्वर और माया बीएचईएल के पुराने ऑफिस के पीछे बने गार्डन में बैठे थे। सूरज डूब रहा था और भोपाल झील की सतह पर सुनहरी किरणें नाच रही थीं। माया ने रामेश्वर का हाथ थामा। हम हमेशा साथ रहेंगे ना? उसने पूछा। रामेश्वर ने उदासी से मुस्कुराया। माया, मेरी शादी पक्की हो चुकी है। घर वाले नहीं मानेंगे? माया की आंखें नम हो गई। तो तुम मुझे छोड़ दोगे सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे घर वाले चाहते हैं? ये मेरी मजबूरी है, रामेश्वर ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। उसी साल माया ने बीएचईएल छोड़ दिया और अपनी कंपनी शुरू की, लेकिन रामेश्वर के साथ उसकी एक आखिरी मुलाकात हुई थी 1992 में, जब प्रोजेक्ट सूर्या शुरू हुआ। माया की कंपनी को उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा मिला था, लेकिन रामेश्वर को बाद में पता चला कि माया ने फंड्स का गबन किया था। उसने माया से जवाब मांगा, लेकिन माया ने कहा, रामेश्वर, ये दुनिया ऐसी ही चलती है। अगर तुम सच बताओगे तो सब कुछ खो दोगे। रामेश्वर ने माया को छोड़ दिया, लेकिन उसने प्रोजेक्ट सूर्या के सबूत इकट्ठा किए। वो सबूत अब उस फाइल में थे जो अनन्या के हाथों में थी। अनन्या फाइल लेकर क्राइम ब्रांच ऑफिस लौटी। उसने शालिनी को फाइल की जांच करने को कहा और खुद डॉ अखिलेश गुप्ता से दोबारा मिलने गई। अखिलेश का क्लिनिक अब और सुनसान लग रहा था। अनन्या ने देखा कि अखिलेश की मेज पर कुछ पुराने कागजात बिखरे थे जिनमें बीएचईएल का लोगो दिख रहा था। डॉक्टर साहब, प्रोजेक्ट सूर्या के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, अनन्या ने सख्ती से कहा। आप उस प्रोजेक्ट में शामिल थे, है ना? अखिलेश का चेहरा सफेद पड़ गया। इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। रामेश्वर मेरा दोस्त था। तो आप घबरा क्यों रहे हैं? अनन्या ने दबाव बढ़ाया। मुझे पता है कि प्रोजेक्ट सूर्या में दबन हुआ था और आप उस टीम में थे। अखिलेश ने कांपते हाथों से पानी का ग्लास उठाया। हाँ, मैं उस प्रोजेक्ट में था, लेकिन मैंने सिर्फ ऑर्डर फॉलो किए। माया और कुछ बड़े अफसर, वो सब इसमें शामिल थे। रामेश्वर को जब सच पता चला तो उसने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं चुप रहूं। और आपने क्या किया? अनन्या ने पूछा। मैं चुप रहा, अखिलेश ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन रामेश्वर ने सबूत इकट्ठा किए। मुझे लगता था वो एक दिन सबको बता देगा। अनन्या को अखिलेश की बातों में डर दिखा। क्या अखिलेश सिर्फ डर रहा था या वो हत्यारा था? उसने अखिलेश को चेतावनी दी, अगर आप कुछ छिपा रहे हैं तो अब बता दीजिए, वरना जेल में सच अपने आप निकल आएगा। उसी रात अनन्या अपनी बाइक से एमपी नगर की ओर जा रही थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क पर सिर्फ हेडलाइट की रोशनी दिख रही थी। तभी एक काली एसयूवी ने उसकी बाइक को टक्कर मारी। अनन्या सड़क पर गिर पड़ी, लेकिन उसने तुरंत अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली। एसयूवी से दो नकाबपोश उतरे
लेकिन अनन्या ने हवा में फायर किया और वो भाग खड़े हुए। अनन्या का हाथ जख्मी था लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। उसने शालिनी को फोन किया। शालिनी, मुझ पर हमला हुआ। ये लोग नहीं चाहते कि मैं सच तक पहुंचूं। प्रोजेक्ट सूर्या की फाइल को सिक्योर करो और विकास सिंह की निगरानी बढ़ाओ। अनन्या को अब यकीन था कि हत्यारा अकेला नहीं था। साया संगठन या जो भी इसके पीछे था वो अब भी सक्रिय था। लेकिन सवाल ये था, क्या माया, अखिलेश या विकास इसमें शामिल थे, या रवि जो अपने पिता के सबूतों के बारे में कुछ ज्यादा ही चुप था। अनन्या तिवारी का हाथ अभी भी जख्मी था लेकिन उसका दृढ़ निश्चय अटल था। भोपाल क्राइम ब्रांच के ऑफिस में सुबह के 7 बजे थे और वह प्रोजेक्ट सूर्या की फाइल को बार बार पढ़ रही थी। फाइल में कुछ नाम बार बार आ रहे थे, माया राठौड़, अखिलेश गुप्ता और एक तीसरा नाम जो चौंकाने वाला था, विजय प्रताप सिंह, भोपाल के एक बड़े राजनेता और पूर्व मंत्री। विजय प्रताप 1992 में BHEL के एक प्रोजेक्ट बोर्ड में थे और उनकी कंपनी को प्रोजेक्ट सूर्या का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अनन्या ने शालिनी को बुलाया। शालिनी, विजय प्रताप सिंह की बैकग्राउंड चेक करो और माया के बंगले की सिक्योरिटी डिटेल्स निकालो। मुझे लगता है, शालिनी ने सहमति में सिर हिलाया। मैम, लेकिन रवि शर्मा की कॉल हिस्ट्री में भी कुछ अजीब मिला। उसने पिछले हफ्ते एक अनजान नंबर पर कई बार कॉल किया था। वो नंबर भोपाल में रजिस्टर्ड है लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अनन्या की भौहें तन गईं। रवि, वो अपने पिता की हत्या में शामिल हो सकता है। शालिनी, उस नंबर को ट्रैक करो और रवि की निगरानी बढ़ाओ। उसी दोपहर अनन्या भारत भवन की ओर निकली। उसे अब्दुल मियां ने बताया था कि रामेश्वर अक्सर भारत भवन के गार्डन में अकेले बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिखा करते थे। अनन्या को उम्मीद थी कि शायद वहां कोई सुराग मिले। भारत भवन की शांत गलियां और भोपाल झील का किनारा सर्दी की धुंध में डूबा था। अनन्या एक पुराने बेंच पर बैठी जहां रामेश्वर अक्सर बैठते थे। उसने डायरी, यह एक पुराना लॉकेट था जिस पर M अक्षर उकेरा था। अनन्या ने लॉकेट को ध्यान से देखा। क्या ये माया का था या किसी और का जिसका नाम नैब शुरू होता था? उसी शाम अनन्या माया के बंगले पर दोबारा गई। इस बार उसने अपने साथ एक सर्च वारंट लिया था। माया ने अनन्या को देखकर भौहें चढ़ाई। इंस्पेक्टर, आप बार बार मेरे घर क्यों आ रही हैं? मैंने आपको सब बता दिया। माया जी, ये वारंट है, अनन्या ने सख्ती से कहा। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। माया का चेहरा तन गया लेकिन उसने गार्ड्स को पीछे हटने का इशारा किया। अनन्या और शालिनी ने बंगले की तलाशी शुरू की। ड्राइंग रूम, बेडरूम और स्टडी सब कुछ सामान्य लग रहा था लेकिन तभी शालिनी ने स्टडी की एक दीवार पर हल्का सा खोखलापन महसूस किया। उसने दीवार को खटखटाया और एक गुप्त दरवाजा सामने आया। अनन्या ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुराने दस्तावेज, फोटो और एक लैपटॉप रखा था। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें माया, रामेश्वर और एक तीसरा व्यक्ति खड़े थे। तीसरे व्यक्ति का चेहरा खरोंचा गया था लेकिन उसकी जैकेट पर VPS लिखा था। अनन्या को तुरंत समझ आया, विजय प्रताप सिंह। दस्तावेजों में साया संगठन का जिक्र था। एक पुराना लेटर मिला जिसमें लिखा था, साया का मकसद सत्ता और पैसा है। प्रोजेक्ट सूर्या सिर्फ शुरुआत था। रामेश्वर, अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में होगी। अनन्या ने माया को बुलाया। ये क्या है माया जी? साया, विजय प्रताप और ये तस्वीर। माया ने एक ठंडी नजर डाली। इंस्पेक्टर, आप ऐसी चीजों में पड़ रही हैं जो आपके बस की नहीं। साया कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो भोपाल को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं और आप इसमें शामिल हैं। अनन्या ने सवाल दागा। माया ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, रामेश्वर ने भी यही गलती की थी। सच की तलाश, और देखिए उसका क्या हश्र हुआ। अनन्या को माया की बातों में धमकी सुनाई दी। उसने दस्तावेज और लैपटॉप जब्त किए और बंगले से निकल गई लेकिन उसे एहसास था कि वो अब साया के निशाने पर थी। अगले दिन अनन्या रवि से मिलने उसके होटल गई। रवि अपने कमरे में अकेला बैठा था और उसकी आंखें लाल थीं जैसे उसने रात भर सोया ना हो। रवि, तुम कुछ छिपा रहे हो, अनन्या ने सीधे कहा। तुमने एक अनजान नंबर पर कई बार कॉल किया था, वो नंबर किसका है? रवि ने घबराते हुए कहा, मैं बस पापा के पुराने दोस्त से बात कर रहा था। कौन दोस्त? अनन्या ने दबाव बनाया। रवि चुप रहा। तभी अनन्या ने उसकी मेज पर पड़ी डायरी का एक फटा हुआ पन्ना देखा। उसने पन्ना उठाया। उस पर लिखा था 1992। मैंने गलती की, उसकी मौत मेरी वजह से हुई। साया मुझे माफ नहीं करेगा। अनन्या ने रवि की ओर देखा। ये क्या है? रवि, तुम्हारे पिताजी ने किसकी मौत की बात की और तुम ये पन्ना क्यों छिपा रहे थे?
रवि टूट गया। उसने सिर पकड़ लिया और कहा, मैम, पापा ने मुझे बताया था कि 1992 में प्रोजेक्ट सूर्या के दौरान एक हादसा हुआ था। एक इंजीनियर की मौत हो गई थी, विनोद नेहरा। पापा को लगता था कि वो हादसा नहीं, हत्या थी और साया ने वो हत्या करवाई थी। तो तुम ये क्यों छिपा रहे थे? अनन्या ने पूछा। क्योंकि विनोद नेहरा मेरी माँ के भाई थे, रवि ने कांपते हुए कहा। पापा को लगता था कि उनकी मौत की वजह वो खुद थे और मुझे डर था कि अगर ये बात बाहर आई तो लोग पापा को हत्यारा समझेंगे। अनन्या को अब पहला ट्विस्ट समझ आया। रामेश्वर की हत्या का मकसद सिर्फ घोटाला छिपाना नहीं था, कोई विनोद नेहरा की मौत का बदला ले रहा था। लेकिन कौन? माया, अखिलेश या कोई और जो विनोद का करीबी था? उसी रात अनन्या भोपाल झील के किनारे एक पुरानी हवेली की ओर जा रही थी। माया के दस्तावेजों में इस हवेली का जिक्र था और अनन्या को शक था कि यह साया का ठिकाना हो सकता था। कोहरा इतना घना था कि हवेली की मीनारें मुश्किल से दिख रही थी। अनन्या ने अपनी रिवॉल्वर तैयार रखी और हवेली के गेट पर पहुंची। गेट खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा था और सिर्फ दीवारों पर टिमटिमाती मशालों की रोशनी दिख रही थी। अनन्या ने एक कमरे में प्रवेश किया जहां एक पुराना डेस्क था। डेस्क पर एक नोट पड़ा था। इंस्पेक्टर तिवारी, तुम बहुत करीब आ गई हो, लेकिन सच तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ। हवेली का एक हिस्सा धूल में मिल गया। अनन्या बाल बाल बची, लेकिन उसे अब यकीन था कि साया उसे चुप कराना चाहता था। अनन्या तिवारी भोपाल झील के किनारे वाली पुरानी हवेली से बाल बाल बच निकली थी। धमाके की गूंज अभी भी उसके कानों में थी और उसका जख्मी हाथ दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। साया संगठन ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन अनन्या ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं थी। उसने शालिनी को फोन किया। शालिनी, मैं ठीक हूं, लेकिन हवेली में मिला नोट साबित करता है कि साया मुझे चुप कराना चाहता है। प्रोजेक्ट सूर्या की फाइल और माया के दस्तावेज सिक्योर करो और अखिलेश गुप्ता की लोकेशन ट्रैक करो। मुझे उससे कुछ जवाब चाहिए। शालिनी ने तुरंत जवाब दिया, मैम, अखिलेश का फोन गोविंदपुरा में एक पुराने गोदाम के पास ट्रैक हुआ है, लेकिन सावधान रहिए, वो अकेला नहीं हो सकता। अनन्या ने अपनी रिवॉल्वर चाची और बाइक स्टार्ट की। कोहरा इतना घना था कि भोपाल की सड़कें किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। गोविंदपुरा का पुराना गोदाम BHEL कॉलोनी से कुछ किलोमीटर दूर था और सर्दी की रात में वहां का सन्नाटा डरावना था। अनन्या ने गोदाम के गेट पर बाइक रोकी और अंदर दाखिल हुई। गोदाम के अंदर टिमटिमाती लाइट्स और पुराने मशीनों की बदबू थी। अनन्या ने देखा कि एक कोने में अखिलेश गुप्ता अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना लेटर था। उसका चेहरा उदास और थका हुआ था। डॉक्टर साहब, अब छिपने का कोई फायदा नहीं, अनन्या ने सख्ती से कहा, अपनी रिवॉल्वर तैयार रखते हुए। मुझे सब पता है, प्रोजेक्ट सूर्या, साया और विनोद नेहरा की मौत। आपने रामेश्वर को क्यों मारा? अखिलेश ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें नम थी। इंस्पीज अनन्या ने अखिलेश की ओर देखा। आपने रामेश्वर को मारा क्योंकि आप विनोद नेहरा की मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन साया ने आपको इस्तेमाल किया, है ना? अखिलेश ने सिर झुकाया। हाँ इंस्पेक्टर, विनोद मेरा सबसे करीबी दोस्त था। 1992 में प्रोजेक्ट सूर्या के दौरान एक हादसे में उसकी मौत हो गई। रामेश्वर उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। मुझे लगा वो जिम्मेदार था। साया ने मुझे उकसाया, विजय प्रताप सिंह और उनके लोग। उन्होंने कहा कि अगर मैं रामेश्वर को चुप करा दूं तो साया मेरी रक्षा करेगा। लेकिन हत्या के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की। अनन्या का दिल धड़क रहा था। तो आपने रामेश्वर का गला रेता और वो डायरी, वो कोड्स? अखिलेश ने कहा, डायरी रामेश्वर की थी। वो साया के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। मैंने हत्या के बाद डायरी ले ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसमें कोड्स है। मैं सिर्फ सबूत मिटाना चाहता था। अनन्या ने गहरी सांस ली। आपने एक गलती की अखिलेश, और अब आपको इसका हिसाब देना होगा। अनन्या ने अखिलेश को हथकड़ी लगाई और उसे क्राइम ब्रांच ले गई, लेकिन उसका दिमाग अभी भी डायरी के आखिरी कोड पर अटका था। सत्य का अंत नहीं, साया का राज मेरे साथ खत्म नहीं होगा। उसने प्रोफेसर राघवेंद्र को दोबारा बुलाया। प्रोफेसर ने डायरी के आखिरी पन्ने को डिकोड किया और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इंस्पेक्टर, ये कोड एक संदेश है, प्रोफेसर ने कहा। रामेश्वर जानता था कि उसकी हत्या होने वाली है। उसने अपनी मौत की योजना बनाई थी ताकि साया का पर्दाफाश हो। इस कोड में अखिलेश का नाम और एक जगह का जिक्र है, ताज उल मस्जिद के पास एक गुप्त कमरा जहां साया के सबूत छिपे हैं। अनन्या तुरंत ताज उल मस्जिद पहुंची। मस्जिद की एक पुरानी दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा था जिसमें साया के दस्तावेज
विजय प्रताप सिंह के साथ माया की तस्वीरें और प्रोजेक्ट सूर्या के फंड्स के रिकॉर्ड थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज एक वीडियो थी जिसमें रामेश्वर ने अपनी आखिरी बात रिकॉर्ड की थी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मर चुका हूं। साया ने भोपाल को अपनी जकड़ में ले लिया है। विजय प्रताप इसका सरगना है, लेकिन माया मेरी मदद कर रही थी। उसने साया के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। मेरी हत्या मेरी योजना थी ताकि सच सामने आए। इंस्पेक्टर, अब आप पर निर्भर है। अनन्या स्तब्ध थी। माया साया की दुश्मन थी और रामेश्वर ने अपनी मौत की साजिश रची थी। अनन्या माया के बंगले पर पहुंची। माया इस बार शांत थी। इंस्पेक्टर, मुझे पता था कि आप सच तक पहुंच जाएंगे। मैं साया के खिलाफ थी। रामेश्वर और मैंने मिलकर इसके सबूत इकट्ठा किए, लेकिन विजय प्रताप बहुत शक्तिशाली है, वो फरार हो गया है। अनन्या ने कहा, माया, आपने ये सब क्यों छिपाया? माया ने मुस्कुराया, क्योंकि साया की नजर मुझ पर थी। अगर मैं खुलकर सामने आती तो मेरी जान चली जाती, लेकिन अब सबूत आपके पास है। विजय को पकड़िए। अनन्या ने साया के सबूत क्राइम ब्रांच को सौंपे। अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन विजय प्रताप सिंह गायब था। न्यूज चैनलों पर साया और प्रोजेक्ट सूर्या की खबरें छा गईं। भोपाल की जनता सदमे में थी। एक हफ्ते बाद अनन्या अपने ऑफिस में बैठी थी। साया का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। विजय प्रताप का कोई सुराग नहीं मिला था। तभी शालिनी एक नया केस लेकर आई। मैम, पुराना भोपाल में एक और हत्या हुई है, शालिनी ने कहा। शिकार एक पत्रकार था जो सियाया के नए लीडर की खोज कर रहा था, और ये नोट उसके पास मिला। अनन्या ने नोट पढ़ा। साया मरा नहीं, नया राज पुराना भोपाल में छिपा है। अनन्या की आंखें सिकुड़ गईं। साया अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपनी रिवॉल्वर उठाई और बाहर निकल गई। भोपाल की सर्द रातें फिर से रहस्यमयी हो रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।